हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्री नॉलेज प्लस पर। दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान का भाग 2, जिसके अंतर्गत हम कवर करेंगे उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होंगे। और ये जो सीरीज चल रही है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी होगी, क्योंकि एग्रोनॉमी एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि लगभग एग्रीकल्चर की सभी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। इसलिए दोस्तों, हमें इंतजार नहीं करना है बल्कि अपनी तैयारी को और मजबूत करना है। नेक्स्ट पंक्तियां कुछ नीचे दी गई हैं। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। दोस्तों, सफलता जो होती है वो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर व्यक्ति सफल होता है तो हर जगह ऐसे ही शोर मचता है। इसलिए हमें मेहनत इतनी खामोशी से करनी है कि सफलता शोर मचा दे। और आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो रहा आपकी स्क्रीन पर। और यहाँ पे आप लोगों को हम कुछ और बता देना चाहते हैं कि आप लोग जो हमारे प्रीवियस वीडियो जो हो चुके हैं, जिनकी क्लासेस हो चुकी हैं, वो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वीडियो के नीचे दिया गया है, वहाँ पे जाके आप लोग वहाँ से हमारी जो क्लासेस हो चुकी हैं वहाँ से आप लोग अन्य क्लासेस भी वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस वर्ष को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? ऑप्शन हैं इसके 2018, 2023, 2016, 2022। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 2023। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2023 को बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और बात आती है 2018 की, तो इसे राष्ट्रीय बाजरे का राष्ट्रीय वर्ष 2018 को घोषित किया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय वर्ष ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2018 को बाजरे का राष्ट्रीय वर्ष और 2023 को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे। बात करते हैं 2016 की, तो 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहनी वर्ष घोषित किया गया है। ठीक है, और यहीं पे बात करते हैं पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है? कानपुर में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 2022 जो है इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि 2020, 21, 22, 23 कोई भी एग्जाम में आ सकता है। तो जो 2022 है इसे मत्स्य और एक्वाकल्चर किसका वर्ष घोषित किया गया है? मत्स्य और एक्वाकल्चर, यानी मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, एक्वाकल्चर, इसे 2022 का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। और 2022 की करें, 2022 की बात करें, 2020 की, सॉरी 2020, तो 2020 को पादप स्वास्थ्य का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जल प्रबंधन अनुसंधान DWMR निदेशालय। इसका निदेशालय जो है कहाँ स्थित है? DWMR, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानते हैं। इसका फुल फॉर्म इसकी जो है डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च।
इसका पूरा नाम है। और इसका ये निदेशालय की बात की गई तो इसका निदेशालय जो है कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, जबलपुर, नई दिल्ली, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा भुवनेश्वर। इसका निदेशालय जो है कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जबलपुर की। जबलपुर में भी एक महत्वपूर्ण एक निदेशालय है जिसका नाम है DWSR। इसका पूरा नाम डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च। क्या नाम है? डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस रिसर्च, यानी कि खरपतवार विज्ञान से संबंधित ये एक निदेशालय है यानी रिसर्च सेंटर है। ये कहाँ है? जबलपुर में है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। बात कर लेते हैं नई दिल्ली में। यहाँ पे कौन सा एक निदेशालय महत्वपूर्ण है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है? यहाँ पे एक महत्वपूर्ण निदेशालय है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, NBPGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, यानी कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस। ये कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और ये मैचिंग वर्ड में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में ICAR के पहले अध्यक्ष कौन हैं? मोहम्मद हबीबुल्ला, डॉक्टर VP पाल, नरेंद्र सिंह तोमर, त्रिलोचन महापात्रा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? अध्यक्ष की बात की गई है, आप लोग प्रश्न जो है ध्यान से पढ़ेंगे। क्या पूछा गया? अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पे जो डायरेक्टर या निदेशक की बात, महानिदेशक की बात नहीं की गई है, अध्यक्ष की बात की गई। और अध्यक्ष पूछा गया कि ICAR के पहले अध्यक्ष कौन हैं, कौन थे? ठीक है, मोहम्मद हबीबुल्ला, डॉक्टर VP पाल, नरेंद्र सिंह तोमर, त्रिलोचन महापात्रा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद हबीबुल्ला। मोहम्मद हबीबुल्ला, क्योंकि जो ICAR इंडिया, इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना पहले दे लेते हैं ICAR के बारे में 2-3 बिंदु। 16 जुलाई 1929 को होती है और इसका पुराना नाम क्या था? इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, ICAR का पुराना नाम इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जब इसकी स्थापना होती है उस समय इसका नाम यही था। ठीक है, और बाद में इसका नाम चेंज करके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कर दिया गया। और अब हम बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। तो इसका अध्यक्ष जो होता है ICAR का, वो केंद्रीय कृषि मंत्री, जो केंद्रीय कृषि मंत्री होता है वही इसका अध्यक्ष होता है। तो इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोहम्मद हबीबुल्ला। और वर्तमान में यहाँ पे बात करते हैं वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। पहले मोहम्मद हबीबुल्ला हो गए और वर्तमान में कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। अब बात करते हैं BP पाल की। ये इसके पहले डायरेक्टर जनरल, पहले इसमें DG का पद होता था, डायरेक्टर जनरल। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन है? डॉक्टर BP पाल। और वर्तमान में इसके डायरेक्टर की बात की जाए, नहीं महानिदेशक की बात की जाए तो कौन है? त्रिलोचन महापात्रा। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। फैलेरिस माइनर किस कुल से संबंधित है? साइप्रेसी, ग्रेमनी, सोलेनेसी, लास्ट है मालवेसी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा ग्रेमनी। फैलेरिस माइनर पूछा गया है तो फैलेरिस माइनर यानी कि जिसे गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। गेहूं का मामा, गुल्ली डंडा, ठीक है, इत्यादि नामों से जाना जाता है। और फैलेरिस माइनर इसका जो है बॉटिकल नेम है। और बात करते हैं इसके कुल की, तो इसका कुल जो है ग्रेमनी है। साइप्रेसी कुल की बात करें तो साइप्रस रोटंडस, साइप्रस रोटंडस,
जिसे क्या कहते हैं, मोथा, या उत्तर प्रदेश में इसे भादा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मोथा या भादा साइप्रेसी, इसकी जो फैमिली है वो कैसी है, इसकी फैमिली जो है साइप्रेसी है। इसका पौधा जो होता है, इसके पौधों की पत्तियां आप लोगों को बता दें कैसी होती हैं। पौधों की पत्तियां जो होती हैं ऐसे पतली पतली नुकीली पत्तियां होती हैं, चिकनी। ठीक है, और इसका जो प्रसारण होता है वो भूअस्तारियों के द्वारा होता है। ठीक है, और जब इस पर फूल आते हैं तो कभी कभी छत्रक इस पर बन जाते हैं, छत्रक ऐसे। ठीक है, इस तरह से इसका पौधा होता है। अगर ये भूमि के बराबर से इसे काट दिया जाए तो ये मान लीजिए कि 24 आवर्स में दोबारा निकल आता है। जब तक कि इसे नीचे से जमीन से इसे खोद कर अलग नहीं किया जाता है तब तक के इसका प्रकोप फसलों में बना रहता है। इम्पोर्टेंट, ध्यान रखेंगे। और यहीं पे बात करते हैं सोलेनेसी। सोलेनेसी कुल में सोलेनम नाइग्रम यानी कि मकोए की जो फैमिली होती है वो कौन है, सोलेनेसी। मालवेसी की बात करें तो भिंडी और कपास इत्यादि जो होती हैं वो मालवेसी कुल में आती हैं। भिंडी है, कपास है, ठीक है, ये सभी किस कुल में आती हैं, मालवेसी कुल में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। सामान्यतः जो होता है पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं, अमोनिया के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में, और नाइट्रेट्स के रूप में, नाइट्रिक अम्ल के रूप में। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है और ये एग्रीकल्चर के अलावा नॉन एग्रीकल्चर एग्जाम में भी पूछा गया क्वेश्चन है। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा नाइट्रेट्स के रूप में। सामान्यतः जो होता है पौधे नाइट्रेट्स के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। और यहीं पे एक धान की फसल जो होती है, राइस की, ठीक है, इसके जो फसल होती है वो अमोनिया के रूप में, यानी अमोनिकल फॉर्म में क्या करती है, नाइट्रोजन ग्रहण करती है। ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यानी नाइट्रोजन का जो मतलब ग्रहण करती है नाइट्रोजन को, ये अमोनिकल फॉर्म में धान की फसल ग्रहण करती है। और बाकी ज़्यादातर फसलें जो होती हैं वो नाइट्रेट्स के रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। जैविक खेती के जनक कौन है। अल्बर्ट होवार्ड, एडम स्मिथ, कैरोलस लिनियस। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा जैविक खेती के जो जनक हैं वो अल्बर्ट होवार्ड हैं। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। एडम स्मिथ की बात करें तो ये अर्थशास्त्र के जनक कौन हैं, एडम स्मिथ हैं। अरस्तु जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान, दोनों के जनक कौन हैं, जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं, अरस्तु हैं। और कैरोलस लिनियस की बात की जाए तो ये टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकरण के जनक कौन है, कैरोलस लिनियस। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। अमोनिकल उर्वरकों को किस जोन में स्थापित करने से नाइट्रोजन को ह्रास से बचाया जा सकता है। ऑक्सीडाइज्ड जोन, रेड्यूस्ड जोन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा रेड्यूस्ड जोन। धान की फसल जो होती है उसमें किन उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, अमोनिया युक्त उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये अमोनिकल फॉर्म में ही नाइट्रोजन को ग्रहण करती हैं। ठीक है, इसलिए इसमें मतलब जो अमोनिकल फॉर्म में उर्वरक होते हैं उन्हीं का प्रयोग अच्छा माना गया है। और यहाँ पे बात करते हैं धान की फसल के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त जो उर्वरक है वो कौन सी, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, ठीक है। और अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन की बात की जाए तो कितनी होती है, नाइट्रोजन इसमें 20.6%, ठीक है।
और सल्फ़र की बात की जाए इसमें, तो जो सल्फ़र होती है वो 24.5% तक पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कि अमोनियम सल्फेट में जो नाइट्रोजन सल्फर की मात्रा होती है, ये भी एग्जाम में पूछी गई है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और यहीं पे बात करते हैं रेड्यूस्ड जोन। तो आप लोगों ने देखा होगा कि धान की फसल में ये मान लीजिए धान का पौधा है एक, ठीक है, धान का पौधा है, और इस पौधे के अगर यहाँ तक मतलब पौधे में ये भूमि है, भूमि के ऊपर अगर 4 से 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर पानी भर जाता है, तब भी धान का पौधा जो होता है सूखता नहीं है। इसका कारण ये होता है कि जो ऑक्सीजन होती है इसमें वायु कोष पाए जाते हैं। पौधों मतलब इसके जो पौधे होते हैं इसमें क्या पाया जाता है, वायु कोष। इसकी पत्तियों में और तनों में वायु कोष पाए जाते हैं। इसके माध्यम से इसकी जड़ों को ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहती है। इसलिए कहा जाता है कि धान का पौधा अधिक पानी भरने की दशा में भी सूखता नहीं है। अन्य पौधों में क्या होता है, उसमें वायु कोष पौधों की पत्तियों पे या तनों पे नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, पौधे सूख जाते हैं। और यही कारण है कि इसमें जो उर्वरक है वो अगर हम रेड्यूस्ड जोन में उपलब्ध कराते हैं तो पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक मिल जाती है और उसे ह्रास से बचाया भी जा सकता है, ठीक है। और बाकी अन्य फसलों में जो होता है वो ऑक्सीडाइज्ड जोन में भी उर्वरक उपलब्ध कराई जा सकती है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। जया किसकी एक महत्वपूर्ण किस्म है? गेहूं, धान, मक्का, बाजरा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा धान। जया जो है ये धान की एक महत्वपूर्ण वैरायटी है। और बात कर लेते हैं ये कैसी वैरायटी है, तो ये भारत में विकसित धान की मतलब प्रथम बौनी किस्म है। लिख सकते हैं आप लोग, भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म, विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म, ठीक है, बौनी किस्म यानी कि ड्वार्फ वैरायटी, बौनी किस्म इंपॉर्टेंट है। और ये कहाँ से निकली है ये भी हम बात कर लेते हैं। तो ये IIRR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च, जो कि कहाँ है, हैदराबाद में है, हैदराबाद। और इसका पुराना नाम क्या था, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, ठीक है। अब वर्तमान में इसका नाम क्या हो चुका है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। वहीं से निकाली गई धान की प्रथम बौनी किस्म है जया। और इसकी ये कब निकली थी, जो जया वैरायटी थी धान की, ये 1969 में डेवलप की गई थी, ठीक है। और IIRR के जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो कौन है, डॉक्टर रमन मीनाक्षी सुंदरम। नोट डाउन कर लीजिए, डॉक्टर रमन मीनाक्षी सुंदरम। और अभी हाल ही में इसी के द्वारा 2021 में 4 धान की वैरायटियाँ और भी लॉन्च की गई हैं, जिसमें DRR धान 53, DRR धान 54, DRR धान 55 और DRR धान 56 हैं, ठीक है। ये विभिन्न रोगों और कीटों के प्रति प्रतिरोधी वैरायटियाँ हैं जो कि 2021 में निकाली गई हैं। ये भी महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को हम वो हर चीज़ बताएंगे जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। एक्स्ट्रा आप लोगों को यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं लेना है, बल्कि क्या करना है, हमें एग्ज़ाम निकालना है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग वो चीज़ें देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी, ठीक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में और कितना है? इंग्लैंड 50 मिलियन हेक्टेयर, अमेरिका 75 मिलियन हेक्टेयर, भारत 45 मिलियन हेक्टेयर और चीन 100 मिलियन हेक्टेयर। दोस्तों यहाँ पे ये प्रश्न जो है इसका आंसर ज़्यादातर लोग गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें लास्ट की यूनिट नहीं देखनी है कि 100 मिलियन हेक्टेयर है तो यही देश
मतलब जो है चावल में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको देश का नाम पता है तभी आप लोग ये प्रश्न कर पाएंगे, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको, इसका जो राइट आंसर होगा भारत होगा। और सर्वाधिक चावल यानी कल्टीवेटेड एरिया की बात की जाए चावल के अंतर्गत तो सर्वाधिक कहाँ पे है, वो भारत में है। और इसी तरह गेहूं में भी सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है भारत में है। और इसी के साथ साथ कपास की बात की जाए तो कपास में भी सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत ही रखता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। आर्बोरिकल्चर का संबंध किससे है? शाक एवं झाड़ियों के उत्पादन से, घासों का अध्ययन, या फिर एपीकल्चर या मॉरिकल्चर। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा शाक एवं झाड़ियों का अध्ययन। क्या होगा? शाक एवं झाड़ियों का अध्ययन। शाक एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? आर्बोरिकल्चर कहते हैं। घासों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, लॉजी है, LOGY, एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एपीकल्चर जो होता है ये किससे संबंधित है? एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से, मधुमक्खी पालन। और बात करते हैं मॉरिकल्चर। मॉरिकल्चर जो होता है शहतूत की खेती से संबंधित है, शहतूत की खेती, शहतूत की खेती, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व में गेहूं का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखने वाला देश कौन है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन। अभी आप लोगों को हम बता चुके हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, भारत। और अगर यहीं पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल, सर्वाधिक मतलब बोई जाने वाली फसल कौन सी है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? सर्वाधिक मतलब क्षेत्रफल, सर्वाधिक बोई जाने वाली कल्टीवेटेड एरिया किस फसल का है? तो सर्वाधिक कल्टीवेटेड एरिया जो है विश्व में किस फसल का है? गेहूं का। गेहूं का सर्वाधिक कल्टीवेटेड एरिया है, ठीक है। और एशिया की बात की जाए, एशिया में सर्वाधिक कल्टीवेटेड एरिया किसका है? चावल का। और भारत जिसमें नंबर 1 पे है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वाधिक मतलब एरिया किसके अंतर्गत है? मक्का के अंतर्गत। और मक्का का उपभोग भी सर्वाधिक अमेरिका के द्वारा किया जाता है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, देखेंगे चीन, और चीन को वो सही मान लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में चीन का जो है स्थान वो प्रथम है, ठीक है। तो वो समझते हैं कि क्षेत्रफल में भी प्रथम होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चीन का जो गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल में प्रथम स्थान भारत का है। इसी प्रकार चावल में भी क्षेत्रफल में प्रथम स्थान भारत का है और उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और उत्पादन में बात की जाए तो भारत का दूसरा स्थान है, गेहूं और चावल दोनों में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। ग्रीन ईयर या हरित बाली रोग डिजीज किस फसल में होता है? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ज्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं। जी हाँ, ये बाजरे में होता है, पर्ल मिलेट में, यानी कि पर्ल मिलेट, ठीक है, पर्ल मिलेट। और इसके बॉटनिकल नेम की बात की जाए, बाजरे की बॉटनिकल नेम इसका क्या होता है? पेनिसिटम टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड होता है। और इसकी फैमिली की बात की जाए तो फैमिली पोएसी है, जिसका पुराना नाम क्या था? ग्रेमनी। और ये जो होता है इसे गरीबों का मुख्य भोजन भी कहा जाता है, बाजरे को। इसे एक संज्ञा दी गई है, गरीबों का मुख्य भोजन। तो किसे कहा जाता है? बाजरे को कहा जाता है। बाजरे में ही ये जो डिजीज होती है हरित बाली रोग या ग्रीन ईयर डिजीज, ये लगती है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। ये
इसका कारण होता है। ग्रेमिनीकोला, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनीकोला के कारण हरित बाली रोग किसमें लगता है? ये बाजरे में लगता है। और इसके अलावा एक बाजरे का एक महत्वपूर्ण रोग और भी है जिसे अरगड़ कहते हैं। अरगड़ आप लोगों ने सुना होगा कि एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है। अरगड़ डिजीज जो होती है ये भी बाजरे में लगती है। और ये किसके कारण लगती है? अरगड़ जो होती है, अरगड़ डिजीज, ये क्लोविसेप्स फ्यूजीफार्मिस, क्लोविसेप्स फ्यूजीफार्मिस के कारण ये बाजरे में अरगड़ रोग जो होता है वो लगता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। बीज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बीज अधिनियम जो है वो किस वर्ष पारित हुआ? 1952, 1960, 1966, 1980। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 1966। बीज अधिनियम जो है वो पारित पूछा गया किस वर्ष हुआ? 1966। और लागू होने की बात की जाए, ये आया था 1966 में और लागू जो हुआ था वो 1969। कब लागू हुआ था? 1969। दोनों सत्र आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। सुपर राइस की कल्पना किसने की थी? जीएस सल ने, जीएस खुश ने, बीएल चोपड़ा ने, यशोदा ने। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुपर राइस की कल्पना जीएस खुश ने की थी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिजिका में प्रति हेक्टेयर बीज दर होगी? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। रिजिका में जो प्रति हेक्टेयर बीज दर होती है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर के 10 से 15 किलोग्राम, 12 से 30 किलोग्राम, 20 से 25 किलोग्राम, 5 से 10 किलोग्राम, ठीक है। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आइए तब तक कि हम लोग देखते हैं, आप लोग इसका राइट आंसर बताइए और इसके बारे में देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण चीज़ें। जिससे रिजिका, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लूसर्न के नाम से भी जाना जाता है। लूसर्न कहते हैं इसे, लूसर्न, ठीक है। और बात करें इसके मतलब बॉटिकल नेम की, तो मेडिकागो सटाइवा, क्या नाम होता है? मेडिकागो सटाइवा, ठीक है। मेडिकागो सटाइवा इसका जो होता है बॉटिकल नेम होता है। और ये किस कुल से है? लेगुमिनेसी कुल से है, लेगुमिनेसी कुल, ठीक है। गुणसूत्रों की बात करें इसकी तो होती है 32। महत्वपूर्ण वैरायटी है इसकी चेतक, आनंद 2 और क्या होती है? सिरसा नंबर 1, ठीक है। इसकी महत्वपूर्ण वैरायटियां हैं। और इस फसल को चारे के लिए, ये चारे की एक महत्वपूर्ण फसल है, ठीक है। और इसकी बुआई जो होती है वो रबी के मौसम में यानी कि अक्टूबर के महीने में की जाती है। और बीज दर की बात करें तो बीज दर जो होती है अगर छिटकाव बीज से बोई जाए तो यहाँ कितनी होती है? 20 से 25 किलोग्राम। छिटकाव विधि में 20 से 25 किलोग्राम। और अगर पंक्तियों में बोया जाए, पंक्तियों में, तो 12 से 15 किलोग्राम, 12 से 15 किलोग्राम, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। फसल सुरक्षा के लिए समन्वित कीट प्रबंधन कार्यक्रम आईपीएम का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। जिसका क्या नाम है इंग्लिश में? इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत मतलब कीटों का प्रबंधन किया जाता है और ज़्यादातर इसमें यांत्रिक या व्यवहारिक विधियों को अपनाया जाता है, ठीक है। और जहाँ तक हो सके तो रसायनों का प्रयोग इसमें कम से कम किया जाता है। और कीटों को मतलब जो नाशीजीव कीट होते हैं उनका जो प्रबंधन इस प्रकार किया जाता है कि वो हानिकारक अवस्था तक पहुँच ना पाएँ, ठीक है। और ये किस योजना में इसका शुभारंभ होता है? 7वीं पंचवर्षीय योजना,
7वीं पंचवर्षीय योजना में इसका शुभारंभ होता है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। गन्ना की बढ़वार के लिए उपयुक्त तापक्रम होना चाहिए। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। गन्ने की बढ़वार के लिए उपयुक्त तापक्रम, गन्ने की बढ़वार के लिए उपयुक्त तापक्रम की बात की गई है, तो आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, या 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, या 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका राइट आंसर होगा 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। गन्ने की बढ़वार के लिए उपयुक्त टेम्परेचर जो होता है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, और हम यहाँ पे बात कर लेते हैं गन्ना की कुछ और इसका जो बॉटिकल नेम है सैक्रम ऑप्शनिफेरम है, और इसकी महत्वपूर्ण 5 वैरायटियाँ जो हैं, 5 इस वंश में 5 प्रमुख मतलब किस्में आती हैं। कौन कौन सी हैं गन्ने की। सैक्रम ऑप्शनिफेरम, जिसे नोबेल केन के नाम से जाना जाता है, आप लोग सुन लीजिए, हम लिखेंगे नहीं इसके बारे में। सैक्रम ऑप्शनिफेरम, जिसका जो गुणसूत्र संख्या होती है 2n बराबर कितनी होती है, 2n = 80, और इसे नोबेल केन के नाम से भी जाना जाता है। और इसे जो ये वैरायटी बनाई गई थी वो किसके क्रॉस से बनाई गई थी, सैक्रम स्पॉन्टेनियम, और इसका क्रॉस सैक्रम बारबेरी से कराया गया था। और सैक्रम बारबेरी की बात करें तो इसमें गुणसूत्र संख्या जो होती है 2n = होती है 42 से और 124 तक होती है, और इसे भारतीय गन्ना भी कहते हैं। ये गन्ना जो होता है कठोर होता है, पतला होता है, और इसकी लंबाई भी कम होती है, और इसमें सुक्रोज की मात्रा कम होती है। और सैक्रियम से इसके अलावा एक होती है सैक्रम स्पॉन्टेनियस, सैक्रम स्पॉन्टेनियस जो होती है, इसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है, 2n = होती है 42 128। ठीक है, और एक पांचवी इसकी जो प्रमुख किस्म है वो कौन सी है, सैक्रम रोबस्टम, 2n = 60 to 80। ठीक है, और जो सैक्रम स्पॉन्टेनियस ये और सैक्रम रोबस्टम है, ये कौन सी जंगली प्रजातियां हैं, इनको कृषि के लिए मतलब खेती के लिए और इनको प्रयोग बहुत कम किया जाता है, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है क्योंकि जंगली प्रजातियां हैं। और इनका प्रयोग किस में किया जाता है, जब नई कोई किस्म निकालनी होती है तो क्रॉस कराने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। गेहूं के पुष्प कर्मों को क्या कहते हैं, बॉली, पेनिकल, रेसिम, अम्बेल। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। बाली, पेनिकल, रेसिम, अम्बेल। इसका राइट आंसर होगा बाली, जिसे स्पाइक या स्पाइकलेट्स भी कहा जाता है, स्पाइक या स्पाइक्स। ठीक है, और पेनिकल, चावल के पुष्पकर्मों को क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं। रेसिम, रेसिम जो होती है तंबाकू, सरसों, तंबाकू, सरसों। और इसके अलावा बात करें अरंडी, अलसी इत्यादि का जो पुष्पकर्म होता है वो रेसिम होता है। अम्बेल की बात करें तो धनिया है, सौंफ है, और धनिया, सौंफ, जीरा इत्यादि के जो पुष्पकर्म होता है वो कौन सा होता है, अम्बेल होता है। ठीक है, यानी कि एम्बलीफेरी फैमिली की जितनी भी फसलें होती हैं उनका जो पुष्पकर्म होता है वो अम्बेल होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। भारत सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी कब शुरू की गई, 1 नवंबर 1966, 1 नवंबर 1969, 1 नवंबर 1977, 2 अक्टूबर 1988। यहाँ पे प्रश्न इसलिए बताया गया है क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि उर्वरक की सब्सिडी जो थी वो गवर्नमेंट के द्वारा जो DIP के रेट थे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उर्वरकों के रेट जो होते काफ़ी बढ़ चुके थे, और उस समय अपने यहाँ जो DIP डाई अमोनियम फास्फेट इसकी कीमत काफ़ी बढ़ गई थी, काफ़ी इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, तो क्या किया गया था, गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडी थी वो बढ़ाकर DIP पे 140% तक कर दी गई थी। इसलिए यहाँ पे ये प्रश्न हम आप लोगों को बता रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा उर्वरक सब्सिडी कब शुरू की गई, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1977। राइट आंसर क्या होगा इसका, 1 नवंबर 1977। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। मृदा के pH मान के उल्लेखनीय परिवर्तन को सहन करने की क्षमता कहलाती है CEC उभय प्रतिरोध
प्रतिरोधकता, बफर, या फिर क्षारीय संतृप्त प्रतिशत, या इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा उभय प्रतिरोधकता या बफर। मृदा के पीएच मान के उल्लेखनीय परिवर्तन को सहन करने की क्षमता क्या कहलाती है, उभय प्रतिरोधकता या बफर, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, बफर। और अब बात करते हैं पीएच की। पीएच के बारे में जो मतलब अवधारणा दी थी वो किसने दी थी, सोरेनसन ने। किसने दी थी, सोरेनसन। पीएच स्केल की खोज की बात की जाए तो किसने की थी, सोरेनसन। याद रखें, सोरेनसन ने 1902 में। और जो ये पीएच वर्ड है ये कैसा वर्ड है, एक फ्रेंच वर्ड है, यानी कि फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किसी विलयन में, आप लोगों को बता दें पीएच मान क्या होता है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ही उसका पीएच मान कहलाती है। और पीएच स्केल पे वैल्यू की बात की जाए, पीएच स्केल की वैल्यू जो होती है 0 से 14 तक होती है। 7 से अधिक पीएच मान वाली जो वैल्यू होती है वो क्या कहलाती है, क्षारीय। और 7 से नीचे जितने भी मतलब पीएच मान होते हैं, पीएच मान वाली जो वैल्यू होती है तो वो क्या कहलाती हैं, अम्लीय कहलाती हैं। जैसे जैसे पीएच मान नीचे की ओर आता जाएगा, जैसे 7, 6, 4, 5, 3, 2, 1, तो अम्लता उसकी बढ़ती जाएगी। और 7 से ऊपर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। और सामान्यतः बात की जाए तो मृदाओं का जो पीएच मान होता है वो 6.7 से 7.5 होता है। मतलब पौधों के लिए जो पोषक तत्वों की उपलब्धता यानी उपलब्धता जो होती है वो सामान्यतः किस पीएच मान पे होती है, 6.7 से 7.5 पीएच मान पे होती है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जामों में ये सब पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ से हम लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को पढ़ाना ही नहीं बल्कि आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर देना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बार बार आप लोगों को इधर उधर भटकने की आवश्यकता ना पड़े। तो आइए हम लोग फटाफट 5 मिनट में रिवीजन करते हैं। जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा था वहाँ पे आप लोगों को सिर्फ आंसर बताए जाएंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। और जिन भाइयों ने फर्स्ट इसका पहला भाग अटेम्प्ट नहीं किया था वो लोग वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से मतलब देख सकते हैं, और इसका जो फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं रिवीजन। निम्न में से किस फसल में क्रॉपिंग की क्रिया की जाती है, मूंगफली, केला, गन्ना, सी और डी दोनों। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। क्रॉपिंग की क्रिया का मतलब होता है सहारा देना, और ये क्रिया जो होती है किस फसल में अपनाई जाती है, सी और डी दोनों, यानी कि केला और गन्ना दोनों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किस फसल का संबंध क्यूरिंग की क्रिया से नहीं है, तंबाकू, चाय, प्याज, गन्ना। इसका मतलब होता है कि मॉइस्चर को रिमूव करना। मॉइस्चर रिमूविंग क्रिया किस फसल में अपनाई जाती है, तंबाकू, चाय, प्याज में अपनाई जाती है, लेकिन गन्ना में ऐसा नहीं किया जाता है। गन्ना में ऐसा नहीं किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विश्व में कपास का सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है, चीन, रूस, भारत, यूएसए। आप लोग बताएंगे, अभी इसके बारे में बता भी चुके हैं। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या है। इसका राइट आंसर होगा भारत। क्षेत्रफल भारत में है, लेकिन उत्पादन में प्रथम स्थान चाइना का है। नेक्स्ट, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है, गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों की हेल्प के लिए हम बता दे रहे हैं, इसे खाद्यान्नों की रानी भी कहा जाता है, मक्का। राइट आंसर क्या होगा, मक्का। नेक्स्ट, विश्व में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है, गेहूं, धान, आलू, मक्का। इसका राइट आंसर होगा सर्वाधिक क्षेत्रफल। विश्व में किस फसल का उत्पादन तथा क्षेत्रफल सर्वाधिक है, आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्पादन और क्षेत्रफल दोनों की बात की गई यहाँ पे। गेहूं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दलहन का सर्वाधिक उपभोक्ता राष्ट्र कौन सा है, भारत, रूस, चाइना, यूएसए। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा भारत। भारत ही सर्वाधिक उपभोक्ता, उत्पादक और आयातक तीनों में प्रथम स्थान भारत का है। अब यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है, क्योंकि भारत उत्पादन भी सर्वाधिक करता है तब भी इसे आयात भी सर्वाधिक करना पड़ता है। करीब में 70% दालों का जो है आयात करता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखते हैं।
धान्य फसलों के राजा की संज्ञा किसे दी गई है? तो धान्य फसलों के राजा की संज्ञा गेहूं को दी गई है। नेक्स्ट, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफेद होना सूचक है जिंक की कमी। जिंक की कमी से और क्या होता है? खैरा रोग। धान का खैरा रोग भी जिंक की कमी से लगता है। नेक्स्ट, निम्न में किस इंटरनेशनल संस्थान का मुख्यालय भारत में स्थित है? इक्रीसैट। इसका राइट आंसर क्या होगा? इक्रीसैट, जो कि हैदराबाद में है। नेक्स्ट, गन्ने के रस में समग्र ठोस पदार्थ के प्रतिशत को कहते हैं वृक्स। गन्ने की परिपक्वता की अवस्था में इसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए? 17 से 18। काजू और पपीता की खेती भारत में किस शताब्दी में प्रारंभ हुई? 12वीं, 14वीं, 15वीं शताब्दी या 16वीं शताब्दी? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 16वीं शताब्दी। वहीं पे अनार, बैंगन इत्यादि की बात की जाए तो इसकी खेती भारत में प्रारंभ हुई थी 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। और 16वीं शताब्दी में काजू, पपीता इत्यादि की फसलें जो किसके द्वारा लाई गई थी? ये पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई थी और इसकी खेती 16वीं शताब्दी में प्रारंभ होती है भारत में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर CITH का कहाँ स्थित है? लखनऊ, बेंगलुरु या बीकानेर, केरल? इसमें ऑप्शन हमने आप लोगों को अलग से दिया था क्योंकि वो ऑप्शन छूट गया था इसमें। इसका राइट आंसर होगा श्रीनगर। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। ठीक है, J&K। निम्न में कौन सा शब्द दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है? इसका राइट आंसर होगा पोमोलॉजी। नेक्स्ट, परभनी क्रांति का संबंध किससे? भिंडी उत्पादन से। परभनी क्रांति का संबंध किससे है? भिंडी उत्पादन से है। नेक्स्ट देखते हैं, 2021 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। राइट आंसर क्या होगा? शकुंतला हरक सिंह थिल्स्टेड। नेक्स्ट, NDDB के पहले चेयरमैन कौन थे? यहां पे भी ऑप्शन वो नहीं दिया गया है। कौन थे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, और वर्तमान में इसके चेयरमैन मिनेश शाह हैं। उससे पूर्व कौन थी? वर्षा जोशी। नेक्स्ट, निम्न में गेहूं का कौन सा जीन डॉक्टर MS स्वामीनाथन के द्वारा पृथक किया गया? नोरिंटेन, RST1, RST2 या डिजियोजेन? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा RST2, रेड्यूस्ड हाइट 2, बौनी प्रजातियों के लिए। ठीक, गेहूं की। ज्वार की प्रथम संकर किस्म कौन सी है? CSH1, SB1, पूसा मेघदूत, पारस? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? CSH1। नेक्स्ट, ठीक है, और ये लास्ट प्रश्न था आप लोगों का। अगर दोस्तों आप लोगों को आज को एक जो क्लास है वो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है दोस्तों, और हमने एक कुछ महत्वपूर्ण वैरायटियाँ जो कि अभी हाल ही में IIHR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च, और IIRR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो महत्वपूर्ण वैरायटियाँ निकाली गई उनका मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया था। उस पर जाके आप लोग उन वैरायटियों को देख सकते हैं क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऐसा होता है कि इन संस्थानों के द्वारा जो महत्वपूर्ण वैरायटियाँ निकाली जाती हैं वो आने वाले एग्जामों में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और अर्का सीरीज की आप लोगों ने देखा होगा कि अर्का के नाम से बहुत सी वैरायटियाँ एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं विद इमेज, वहाँ पे आप लोगों को समझाया गया है। ठीक है दोस्तों, और आप लोगों को क्लास देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।